हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर, प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई के अंदर व्यस्त होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने सुभाष सर के ऊपर हल्का सा गुस्सा भी होंगे क्योंकि आज हमारी क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट हो रही है। तो 15 मिनट लेट होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकली कमजोर हूँ और जब भी कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है मेरे एंड पर तो फिर मुझे फोन वगैरह घुमाने पड़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करवाना पड़ता है और तब जाके फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है। तो आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से 15 मिनट का वेट करना पड़ा। बट यस, एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ में मैं तैयार हूं आप सभी लोगों की क्लास के लिए, आप सभी लोगों के लिए इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। राइट। सो स्वागत है आप सभी बच्चों का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इसका है ये लेक्चर नंबर 9। लेकिन शुरुआत करने से पहले अब कोई गड़बड़ी ना हो जाए, सबसे पहले मुझे बता दो मेरी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है बेटा? सबको आवाज एकदम परफेक्ट है ना? और क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बच्चे जानना भी चाह रहे हैं कि सर इतना लेट कैसे हो गए। तो मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैनेज करनी पड़ती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जिसमें मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, एक सॉफ्टवेयर में आपका जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो चल रहा होता है, फिर उसको लाइव यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के सर्वर पे डालना पड़ता है। तो ये सारी की सारी प्रोसीजर है, इसमें कुछ ना कुछ खामी हो जाती है तो मेरे समझ में आती नहीं है और फिर मेरे से कुछ ना कुछ इस तरीके की गलती हो जाती है, फिर उसको दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। तो वो फिर मेरे को लगाने पड़ते हैं फोन वोन, उसके बाद में जो हमारी टेक्निकल टीम है वो उसको रीसेट करती है, तो उसमें टाइम लग जाता है ना। बट आई एम रियली सॉरी, मुझे एक बार फिर से मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, मेरी वजह से आपको 15 मिनट का वेट करना पड़ा। ठीक है, बट यस, 15 मिनट की भरपाई हम लोग कर लेंगे हमारी क्लास के अंदर। आपको पता ही है यार, क्लास एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद में तो आपको पता ही नहीं चलता समय का। बस वही चीज होने वाली है आज यहाँ पर भी। यू विल नॉट इवन रियलाइज कि अगला 1.5 घंटा जो है वो आपका किस तरीके से गुजरने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। राइट। तो यस सर, आवाज एकदम परफेक्ट है। सर किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? बेटा सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा इस संडे को, आपको सारे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, ओके। यस सर, आवाज परफेक्ट है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। अब देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में। तो आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं, हम सबसे पहले सतत आवेश वितरण के बारे में बात करेंगे। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमारा जो चार्ज था वो बिंदु आवेश था, मतलब एक बिंदु आवेश यहां पर है, एक यहां पर रखा हुआ है, एक यहां पर रखा हुआ है, एक यहां पर रखा हुआ है। सतत नहीं है, बिंदु आवेशों के रूप में था, है ना। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे, जितने भी अध्यारोपण के सिद्धांत के क्वेश्चन करे, सब में ऐसा ही था। अब हम सतत आवेश के बारे में बात करेंगे। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या हो गया कि आपका जो आवेश है वो प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित होगा। जैसे किसी रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित होगा, या किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित होगा, या किसी आयतन में प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित होगा आवेश। तो उस प्रकार के आवेश वितरण को अपन सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसको डिटेल में समझेंगे किस किस प्रकार का होता है। फिर हम लोग इस सतत आवेश वितरण की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करेंगे। और यहां पर गाउस का जो नियम हमने पढ़ा है, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, वो हमारे बहुत काम आने वाला है। और ये डेरिवेशंस जो है ये बोर्ड के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती है। तो आज की जो क्लास है वो आपकी डेरिवेशन स्पेशल क्लास होने वाली है, मतलब आज हम ढेर सारी डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सीधे आवेशित तार के विद्युत क्षेत्र के बारे में बात, फिर हम लोग आवेशित चादर का विद्युत क्षेत्र, फिर हम लोग आवेशित गोले का विद्युत क्षेत्र, और इसी प्रकार से अन्य जो डेरिवेशंस है आपकी इस चैप्टर की उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आंकिक प्रश्न और उदाहरण कम होंगे, बट यस कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन हमेशा करता हूं, यहां पर भी करूंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। राइट। तो ये हमारे रहने वाले हैं आज के टॉपिक्स। फटाफट से सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो हैशटैग जिद कर, ताकि हमें ये पता लग जाए कि सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग
इन तीनों चीजों के साथ में और पूरी एनर्जी और पूरे उत्साह के साथ में तैयार है हमारी आज की इस क्लास के लिए। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। अभी तक गुड इवनिंग चल रहा है। ठीक है। अच्छा, क्लास के अलावा जितने भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, मैं ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो कि सर इन क्लासेस की पीडीएफ हमें कब मिलेगी। तो बेटा जो बच्चे बैच के अंदर एनरोल्ड हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पीडीएफ मिलेगी, वो भी हमारी ऐप के ऊपर। ठीक है सर, अभी तक हमें किन किन लेक्चर्स की पीडीएफ उपलब्ध हो चुकी है? तो आज या कल तक सारे लेक्चर्स की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। मैं पहले भी कारण बता चुका हूं, हमने पुरानी ऐप से एक नई ऐप के ऊपर ट्रांजिशन किया है। हम सब टीचर्स हैं, हमारी सबकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है ना। मैं तो फिर भी चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाऊं तो टेक्निकल चीजों को बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर सकता हूँ। बट पूरी की पूरी टीम के बारे में अगर बात करूं, तो जब भी ये ऐप का ट्रांजिशन होता है कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें इधर उधर जो है वो फटती चली जाती है। लेकिन आज की जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं, हर लेक्चर के जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं, आपको जो क्लास के पीडीएफ नोट्स हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे बाय द एंड ऑफ टुमारो। कल आपका जो दिन खत्म होगा उससे पहले आपको सारे के सारे लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, राइट। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर हैंड रिटन नोट्स कब मिलेंगे हमें, जो आपके कलरफुल हैंड रिटन नोट्स होते हैं। ये भी सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो बैच के अंदर एनरोल्ड है। और इन हैंड रिटन नोट्स को बनने में लगता है समय। हर लेक्चर के बाद में जो हमारी नोट्स वाली टीम है वो उस लेक्चर को बहुत ही सुंदर तरीके के नोट्स के अंदर कन्वर्ट करती है, उसमें समय लगता है। और जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब जैसे पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स तैयार होंगे और चैप्टर वाइज आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। चैप्टर वाइज, ऐसे लेक्चर वाइज नहीं मिलते, लेक्चर वाइज तो आपको क्लास के नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं बहुत ब्रीफ में दे रहा हूँ, है ना। बट आपको अगर डिटेल में जवाब चाहिए तो इस बार की संडे गपशप का आप इंतजार करो। इस बार की संडे गपशप में आप इन्हीं चीजों के बारे में पूरी डिटेल के अंदर हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार, शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब होता है लगातार। एक आवेश यहां पर हो, एक यहां पर हो, एक यहां पर हो, एक यहां पर हो, एक यहां पर हो, तो क्या ये वाला वितरण सतत आवेश वितरण कहलाएगा? अब बोलोगे नहीं सर, पहला जो आवेश है और दूसरा जो आवेश है उसके बीच में ढेर सारे बिंदु हैं जिन पर कोई आवेश नहीं है, तो लगातार नहीं हुआ ना। सतत का मतलब होता है लगातार। आप अगर यहां से लेके यहां तक एक रेखा खींच दो, उस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आवेश उपस्थित हो, उसको हम कहेंगे सतत आवेश वितरण। तो ये जो सतत आवेश वितरण है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, और इसको समझने के लिए हमने इसको अलग अलग डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से प्रकार का होता है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, इसको अपन कहते हैं रेखिक आवेश वितरण। अंग्रेजी में बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखिक का मतलब क्या हो गया कि एक रेखा के ऊपर, अब रेखा जरूरी ना हो, जरूरी नहीं है कि सरल रेखा ही हो, वक्र भी हो सकता है, बट रेखिक होना चाहिए, रेखिक होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका जो आवेश है वो एक रेखा के ऊपर विद्यमान हो, एक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आवेश विद्यमान हो, इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं? रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। आया सबको अच्छे से समझ में? एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ, आ रहा है बेटा सबको समझ में? अगर आवेश, अगर आवेश किसी रेखा के प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान हो, जैसा मैंने चित्र में बना रखा है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को कहा जाता है रेखिक आवेश वितरण। एकदम अच्छे से आ गया समझ में बेटा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। अंग्रेजी में बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अब की बार आपका जो आवेश है वो किसी पृष्ठ पर होगा। जैसे देखो मैंने यहां पर एक पृष्ठ बना रखी है और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश मौजूद है।
प्रत्येक बिंदु पर। इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश अब की बार एक पृष्ठ पर, एक सतह पर वितरित है, इसलिए इसको अपन कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसका एक तीसरा एग्जाम्पल भी है जिसको अपन कहते हैं आयतनीय आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने एक गोला लिया, गोला, अब यहां पर आपको वृत्त नजर आएगा, बट ये एक्चुअल में गोला है, 3 डायमेंशनल है, त्रिविम है, जैसे आपकी टेनिस की बॉल होती है। और उस गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आवेश भरा हुआ है, उस गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आवेश भरा हुआ है। सर प्रकृति में कोई ऐसा एग्जाम्पल? तो आपका जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक गोलाकार माना जाता है, और उस नाभिक के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? प्रोटॉन्स, यानी कि धनात्मक आवेश भरा हुआ रहता है। उसको इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है, आयतनीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल माना जा सकता है। यदि आवेश किसी आयतन के प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? आयतनीय आवेश वितरण या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आ गया बेटा? आ रहा है? तो सबसे पहला सतत आवेश वितरण क्या होता है? आवेश जो है वो लगातार होना चाहिए। रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु पर आवेश है, इसमें पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश है, और इसमें आयतन के प्रत्येक बिंदु पर। प्रत्येक शब्द जो है वो बहुत जरूरी है, प्रत्येक शब्द जो है वो बहुत जरूरी है, राइट? तो यदि किसी रेखा या किसी पृष्ठ या किसी आयतन के प्रत्येक बिंदु पर आवेश विद्यमान हो तो इस प्रकार का वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। और इसको भी हमने अच्छे से समझने के लिए 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। सरल रेखा वाला एग्जाम्पल अलग, पृष्ठ वाला एग्जाम्पल अलग, और आयतन वाला एग्जाम्पल। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। माइक मैं थोड़ा सा एक बार आवाज और चेक कर लेता हूँ, और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं यार, आवाज तो एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, आवाज एकदम परफेक्ट है ना? ठीक है, चलो अब देखो आवेश वितरण क्या होता है ना, ये तो कोई नहीं पूछता। अब जब आपका आवेश इस प्रकार से वितरित होता है तो कुल आवेश की बात नहीं करी जाती, आवेश घनत्व की बात करी जाती है। और अलग अलग प्रकार के आवेश वितरण के लिए अलग अलग प्रकार का आवेश घनत्व यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं रेखिक आवेश वितरण की बात करूं तो रेखिक आवेश वितरण के लिए रेखिक आवेश घनत्व का उपयोग किया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे परिभाषित करते हैं? बच्चे लिख रहे हैं कि सर परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा पूछी जाती है, रेखिक आवेश घनत्व की परिभाषा लिखो। बहुत सिंपल है, आवेश प्रति एकांक लंबाई, किसी लंबाई के प्रति एकांक लंबाई, किसी रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश का मान क्या कहलाता है? रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा नोट्स जो है वो शॉर्ट में बनाया करो। क्या होता है रेखिक आवेश घनत्व? आवेश प्रति एकांक लंबाई, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका आवेश घनत्व। जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई है dl, छोटी सी लंबाई ली है हमने। कितनी लंबाई है? dl। और इस लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है? तो इस लंबाई पर जो आवेश उपस्थित है उसका मान है dq। क्या है इसका मान? dq है। तो इतनी लंबाई पर dq आवेश उपस्थित है, dl लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है? dq आवेश उपस्थित है। इकाई लंबाई पर आवेश कितना होगा? उसी को अपन क्या कहेंगे? रेखिक आवेश घनत्व कहेंगे। इसको लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा के द्वारा। और अगर इतनी लंबाई पर इतना आवेश उपस्थित है तो लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आवेश मतलब dq डिवाइडेड बाय लंबाई मतलब dl। आवेश प्रति एकांक लंबाई, आवेश को लंबाई से विभाजित कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? रेखिक आवेश घनत्व मिल जाएगा। अब इसका आपको SI मात्रक भी पूछा जाता है, इसका आपको SI मात्रक भी पूछा जाता है।
तो वो भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। सर हम यहाँ पर आवेश को लंबाई से विभाजित कर रहे हैं, हम यहाँ पर आवेश को किससे विभाजित कर रहे हैं, लंबाई से। तो आवेश का मात्रक होता है कुलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो कुलाम बटे मीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कुलाम मीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। ये इसका कहलाता है एसआई मात्रक। तो ये हो जाएगा आपका रैखिक आवेश घनत्व। आ गया सबको समझ में? ठीक है। अगर आवेश किसी रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित होता है तो उसको रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। और रैखिक आवेश वितरण के लिए किसको परिभाषित किया जाता है, रैखिक आवेश घनत्व को परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित किया जाता है, आवेश को लंबाई से विभाजित करके। टेक्निकल लैंग्वेज में लिखोगे तो आवेश प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, अब इसको पकड़ो, सेम काम अपन किसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे वहां पर किया था वैसी की वैसी परिभाषा यहां पर आएगी। वहां पर आवेश लंबाई पर उपस्थित था, यहां पर आवेश पृष्ठ पर मतलब क्षेत्रफल पर उपस्थित है। तो आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, यही क्या कहलाता है, आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। जैसे मान लो आपने इसका ऐसा छोटा सा क्षेत्रफल उठा लिया, ये छोटा सा क्षेत्रफल उठा लिया, कितना क्षेत्रफल है ये, तो ये है आपका ds, छोटा सा क्षेत्रफल है। छोटी सी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए d का उपयोग किया जाता है। जैसे छोटे से आवेश का मतलब dq, छोटी सी लंबाई का मतलब dl, छोटे से क्षेत्रफल का मतलब ds, है ना। फिजिक्स में हमेशा ऐसा करते हैं। तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल आपने लिया है, इस पे कितना आवेश उपस्थित है, तो इस पे आवेश उपस्थित है, बहुत कम मात्रा में होगा, तो उसको अपन लिख देते हैं आवेश dq। इस छोटे से क्षेत्रफल पर इतना आवेश उपस्थित है। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, इसको सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको लैम्डा के द्वारा और इसको सिग्मा के द्वारा। तो बताओ सिग्मा का मान कितना होगा, आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, आवेश मतलब dq प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि इसको हम क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। आवेश को क्षेत्रफल से विभाजित कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व मिल जाएगा। कोई पूछे कि बताओ इसका एसआई मात्रक कितना होगा, तो ये भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एसआई मात्रक जो है वो हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक है कुलाम और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुलाम इंटू मीटर की पावर -2, ये भी लिखा जा सकता है। दोनों ही तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। अब तो सबको पकड़ में आ गया होगा, मतलब अब जो तीसरी वाली चीज है वो तो सारे बच्चे खुद से निकाल सकते हैं, सारे बच्चे खुद से निकाल सकते हैं। तीसरी चीज का मतलब क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और यहां पर परिभाषा आप खुद बना लोगे, आवेश प्रति एकांक आयतन, आपकी बार आयतन पर है तो प्रति एकांक आयतन। और यहां पर भी एग्जांपल वैसा ही है कि इसका आपने छोटा सा आयतन लिया, ये रहा, ये छोटा सा आयतन है, कितना है इसका आयतन, इसका आयतन है dv, कितना आयतन है dv। और इसमें कितना आवेश उपस्थित है, इसमें कितना आवेश उपस्थित है, इसमें भी थोड़ी सी मात्रा में आवेश उपस्थित है जिसको हमने लिखा है dq। और इसका जो चिन्ह है वो होता है रो, इसको क्या बोलते हैं अपन, रो बोलते हैं। ठीक है, तो रो को किस तरीके से परिभाषित करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा आवेश मतलब dq प्रति इकाई आयतन मतलब dv, dq बटे dv, यही क्या हो जाएगा आपका रो हो जाएगा। कोई पूछे बताओ इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अब इसका जवाब आपको मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब बच्चे अपने आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होना चाहिए। आवेश का ऐसा ही मात्रक सबको पता है, आयतन का ऐसा ही मात्रक सबको पता है। तो मुझे बताओ रो यानी कि जो आयतन आवेश घनत्व है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होना चाहिए, फटाफट से बताओ कमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों का ऑलरेडी जवाब आ चुका है, आवेश का मतलब कुलाम और आयतन का मतलब हो जाएगा मीटर क्यूब।
यानी कि इसको लिखा जा सकता है कूलाम इंटू मीटर की पावर -3। ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाए। अब आप सोचो, अब थोड़ी काम की बात करते हैं। अगर मान लो, अब थोड़ी काम की बात करते हैं, अगर मान लो इस सरल रेखा की वजह से आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, कठिनाई महसूस करना, क्या कठिनाई होगी। इस सरल रेखा की वजह से आपको क्या निकालना हो, विद्युत क्षेत्र निकालना हो किसी बिंदु पर। अभी तक हमारे पास में क्या हथियार है, अभी तक हमारे पास में है अध्यारोपण का सिद्धांत। कब लागू होता है, जब आप खूब सारे आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालते हो। खूब सारे, अब खूब सारे का मतलब 5 आवेश हो सकते हैं, 10 आवेश हो सकते हैं, 100 आवेश हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। अब यहां पे कठिनाई महसूस करना, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस रेखा पर कितने बिंदु आवेश है। भाई आपके पास में अध्यारोपण का सिद्धांत है, आप बड़ी खुशी खुशी क्या बोल रहे हो कि सर हम तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, प्रत्येक आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और सबका सदिश योग कर देंगे। तो मैं अब आपको कठिनाई बता रहा हूं कि यहां पर आवेशों की संख्या कितनी होगी। कोई मुझे बताएगा इस रेखा पर कितने बिंदु आवेश होंगे। इसका आंसर है अनंत, इसका आंसर है अनंत। तो अब तुम कठिनाई महसूस करो कि सतत आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र निकालने में अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना कितना कठिन है। महसूस करो, खुद से फील करो, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं कि अगर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो हमें प्रत्येक बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। और यहां पर कितने बिंदु आवेश हैं इस रेखा के ऊपर, अनंत बिंदु आवेश है। तो हमें तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो पहला जो आपको यहां पर पॉइंट समझना है कि सतत आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग नहीं कर पाते। अब सर अब क्या करें, अध्यारोपण का सिद्धांत तो हमारे पास में बहुत तगड़ा हथियार था, हम अगर उसी का उपयोग नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे। तो अब मैं एक ऐसे नियम के बारे में बात करना चाहूंगा जिसमें आवेशों की संख्या मायने नहीं रखती, जिसमें सिर्फ ये मायने रखता है कि कितना आवेश भरा हुआ है। कौन सा नियम था मुझे बताओ। एक ऐसा नियम भी हमने पढ़ा था जिसमें आवेशों की संख्या मायने नहीं रखती, सिर्फ ये मायने रखता है कितनी मात्रा में आवेश भरा हुआ है। कौन सा नियम था। देखो कुछ बच्चे यहां पर बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि सर हम बहुत सारे बिंदु आवेश होने पर इंटीग्रेशन का भी तो उपयोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का उपयोग करने में भी आपको कठिनाई होगी क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना वो अलग अलग दिशाओं में होगा। तो आपको सदिश योग करने में बहुत, सदिशों का इंटीग्रेशन करना अभी तुम्हारी क्लासेस में नहीं है, समझ रहे हो ना तुम। मैं तुम्हें प्रत्येक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल के जोड़ना पड़ेगा। कई बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ लिया कि सर जोड़ने की जगह हम इंटीग्रेशन भी तो कर सकते हैं, पहले भी तो करते थे, बट वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अलग अलग दिशा में होगा और सदिशों का इंटीग्रेशन हमें करना नहीं आता। तो देखो सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल जवाब सही है कि सतत आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें किस नियम का उपयोग करना होता है, हमें गाउस के नियम का उपयोग करना होता है। आ गया, आ गया बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये समझ में आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम का उपयोग कहां करना है ये समझ में आया। जब भी सतत आवेश वितरण की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना होता है गाउस के नियम का हम उपयोग करते हैं। कितना बेहतरीन है हर एक पॉइंट, आप फील करते हुए चलो। फिजिक्स में यही होता है बेटा, फिजिक्स में यही होता है कि आपको सबसे पहले कठिनाई महसूस करनी होती है कि सर अभी तक जो हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें क्या कठिनाई है।
हम क्यों जबरदस्ती गाउस के नियम का उपयोग करें? फिर उसका जवाब तुम्हारे पास में होना चाहिए। हाँ यार, अध्यारोपण का सिद्धांत तो यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। चलो गाउस के नियम का उपयोग करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि गाउस के नियम में आवेश की मात्रा, सिर्फ उसी से मतलब होता है, आवेशों की संख्या से मतलब नहीं होता हमें कि वो अनंत है या फिर 4-5 है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहां पर, सीधे आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र। सीधे आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र, और इसकी लंबाई कितनी है? इस आवेशित तार की जो लंबाई है वो है अनंत, वो है अनंत। अब आप मुझे बोलोगे कि सर वास्तविक केसेस में अनंत लंबाई का तार थोड़ी ना होता है। वास्तविक केसेस में तो ये होता है, बस यहां से लेके यहां तक की लंबाई होती है। तो अपन अनंत लंबाई के तार का विद्युत क्षेत्र क्यों निकाल रहे हैं? तुम सोच के देखो कि अगर इस लंबाई के ही बिल्कुल पास वाले बिंदु की बात करोगे, आप बिल्कुल पास वाले बिंदु की बात करोगे, उस पास वाले बिंदु के सापेक्ष ये जो लंबाई है ये भी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तुम सोच के देखो कि अगर इस पेन के ऊपर कोई चींटी चल रही हो, अब चींटी के लिए तो ऊपर भी अनंत तक जा रहा है ये पेन, और नीचे भी कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो हम जब भी अनंत लंबाई या अनंत विस्तार की चीजों के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब हम इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे, हम इसी लंबाई के बिल्कुल समीपवर्ती बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमें आदर्श अवस्था जो है उसके बारे में बात करके फिर प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करनी होती है, तो पैटर्न क्या रहेगा? हम सबसे पहले सीधे अनंत लंबाई वाले आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि अक्सर बोर्ड के अंदर पूछी जाती है। क्या आप तैयार हो? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर बता दो, करें, रेडी हो इस डेरिवेशन के लिए? सारे बच्चे जवाब देना, और हर एक पॉइंट को हम इसी तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे बेटा। अगर आपको सुभाष सर की स्टाइल में पढ़ना है, अगर आपको जिंदगी में एक चीज को एक ही बार में इतना बेहतरीन तरीके से समझना है कि दोबारा उसको याद रखने की जरूरत भी ना पड़े, तो आपको हर एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हुए चलना है, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमें एक अनंत लंबाई का, देखो ऊपर भी अनंत तक जा रहा है तार, डॉट 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 का मतलब है अनंत तक जा रहा है, और नीचे भी अनंत तक जा रहा है, और ये एक सीधा तार है, सीधा तार है, और इस सीधे तार के प्रत्येक बिंदु पर आवेश है। तो ये कौन से आवेश वितरण का एग्जाम्पल हुआ? सारे बच्चे रिप्लाई करना। रेखिक आवेश वितरण का एग्जाम्पल हो गया है। सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आवेश मौजूद है, मतलब ये किस प्रकार का सतत आवेश वितरण है? ये रेखिक सतत आवेश वितरण का एग्जाम्पल है। हमें कहा गया है कि ये जो अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, इससे आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह है हमारी आज की डेरिवेशन। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से लिखना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि हमें चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार दिया गया है, दिया गया है ना? ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो हमने क्या मानी है? नगण्य मानी है। इसकी जो मोटाई है वो हमने क्या मान ली? नगण्य मान ली। ये भी बताना जरूरी। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, तार का रेखिक आवेश घनत्व। सर हमने रेखिक आवेश घनत्व ही क्यों लिया यहां पर? क्योंकि ये रेखिक आवेश वितरण का एग्जाम्पल है, इसलिए हमने रेखिक आवेश घनत्व लिया है। इस वजह से हमने यहां पर रेखिक आवेश घनत्व लिया है। तो ये जो लैम्डा है उसको हम कैसे लिखेंगे? आवेश प्रति एकांक लंबाई, dq बटा dl, dq बटा dl, आवेश की मात्रा बटे लंबाई। ठीक है, आ गया समझ में? तीसरी चीज हमने क्या बताई यहां पर कि हमें तार से आर दूरी पर, ये जो हमारा तार है ना, इससे हमें आर दूरी पर एक बिंदु है P।
इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आ गया? आ रहा है सबको समझ में अच्छे से? एक एक चीज आ रही है, एक एक पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है? सर नगण्य का मतलब क्या होता है बेटा? नगण्य का मतलब होता है, नगण्य का मतलब होता है जिसकी मात्रा बहुत कम हो। तो मोटाई जो है ना वो इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि उसको जीरो माना जा सकता है, जीरो मोटाई का तार माना जा सकता है ना। नगण्य का मतलब होता है लगभग जीरो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, हम इतना तो महसूस कर ही चुके हैं कि यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगेगा, यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगेगा। हमें यह भी पता है कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा के अंदर होगा? वो इस दिशा के अंदर होगा। ये वाली जो दिशा है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, एक बिंदु यहां पर लो, एक बिंदु यहां पर लो, और जितनी ऊंचाई पर लिया है उतनी डेप्थ के ऊपर एक बिंदु यहां पर लो। इस बिंदु की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा के अंदर होगा? इस बिंदु की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा के अंदर होगा, और इस बिंदु की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा के अंदर हो जाएगा? वो हो जाएगा इस दिशा के अंदर, ठीक है? तो ये आपका छोटा सा आवेश dq ले लिया, और ये आपका छोटा सा आवेश dq ले लिया। जितनी ऊंचाई पर उतनी ही नीचाई के ऊपर। इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो गया, बट क्योंकि समान दूरी पर है तो दोनों का ही मान कितना हो जाएगा? dE, और इसका मान भी कितना हो जाएगा? dE। अब देखना, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके दो घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? इसका एक घटक तो है इस दिशा के अंदर, ये वाला घटक है, और एक घटक है इस दिशा के अंदर, एक घटक है इस दिशा के अंदर। इसी प्रकार से इसका एक घटक तो है इस दिशा के अंदर और एक घटक है नीचे वाली दिशा के अंदर। तो तुम सोचो, ये दोनों घटक जो हैं ये तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र किस दिशा में मिलेगा? हमें हमें इस दिशा के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने ये भी पता लगा लिया, अभी तक हमने कोई नियम का उपयोग नहीं किया, हमने जस्ट केवल पता लगाया है कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तार के लंबवत दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक आवेश ऊपर लिया, एक आवेश नीचे लिया। इन दोनों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये वाले घटक कट गए तो केवल और केवल इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो एक युग्म की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो पूरे के पूरे तार को युग्म में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे अनंत युग्म ले सकते हो और प्रत्येक युग्म की वजह से ऐसा ही काम होगा। तो हमें यह पता पड़ गया कि यहां पर जो हमें सतत रेखिक आवेश वितरण दिया हुआ है, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस दिशा के अंदर उत्पन्न होगा? वो तार के लंबवत दिशा में उत्पन्न होगा। आया अच्छे से समझ में? एक बार बताओ मुझे। अगर आप ये नहीं लिख के आओगे ना तो नंबर नहीं कटेंगे। मुझे बस आपको समझाने के लिए ये चीज बतानी है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर लिख नहीं रहा, बट आपको समझाना जरूरी था। तो एक बार मुझे ये बताओ सारे के सारे बच्चे कि हाँ सर समझ में तो आ गया। ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने, तो कोई बताता ही नहीं। हमें डायरेक्ट ही बस बता दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत दिशा में होगा। कहां से आया ये आपने समझा दिया, बहुत अच्छा काम हो गया। आ गया? आ गया? इस छोटे से आवेश का विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इस छोटे से आवेश का विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो इसका एक घटक इधर और ऊपर होगा, इसका एक घटक इधर और ऊपर होगा, नीचे होगा, तो ये वाले घटक तो आपस में कट जाएंगे। तो इन दोनों का जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। और इसी प्रकार से तार को युग्मों में विभाजित किया जा सकता है, तो संपूर्ण तार का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी तार के लंबवत दिशा में हो जाएगा। ठीक, ये भी हमें पता पड़ गया, ये भी हमें पता पड़ गया। ठीक है बेटा। अब देखो, ये सब चीजें तो हमारे लिए जो काम की थी वो तो हमने यहां पे, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं अपन, अभी इसका कोई उपयोग नहीं है अपने लिए। ठीक है, हटा दिया, हटा दिया। हमें पता पड़ गया कि तार की वजह से कुल विद्युत क्षेत्र किस दिशा के अंदर होगा। अब सोचो, गाउस का नियम लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है, यस या नो?
सारे के सारे बच्चे, अगर हमें गाउस का नियम लगाना है सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? सर कैंसिल आउट क्यों होंगे बेटा? एक ऊपर की दिशा में है, एक नीचे की दिशा में है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप बार बार लिख रहे हो यहाँ पे, तो बहुत सामान्य चीज है, आप ना लिखोगे खुद ही पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है सर, गाउस का नियम तो बंद वक्र नहीं, बंद पृष्ठ में लागू होता है। हाँ यही मैं पूछ रहा हूं तुमसे, यही मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि सर अगर हमें गाउस का नियम लगाना है तो सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है, जिसको अपन गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसको अपन गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहां पर तो हमें गाउसियन पृष्ठ दिख ही नहीं रहा, यहां पर तो कोई बंद पृष्ठ है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं? हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, हम अपनी तरफ से कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गाउस का नियम तो किसी भी बंद पृष्ठ के ऊपर लागू हो सकता है। आ गया समझ में? तो यहां पर अगर हमें गाउस का नियम लगाना है तो हमें सबसे पहले कल्पना करनी होगी। किसकी कल्पना करनी होगी? हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो हम अगर अपनी तरफ से बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं तो ऐसा बंद पृष्ठ लेंगे जो कि हमारा काम आसान बना दे, मतलब सममित बंद पृष्ठ लेंगे। देखो कैसा बंद पृष्ठ लेंगे हम, तो हम इस प्रकार का बंद पृष्ठ लेंगे। कैसा दिख रहा है ये बंद पृष्ठ? बेलनाकार है। हम एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये जो हमने बेलनाकार बंद पृष्ठ लिया है ये है हमारा गाउसियन पृष्ठ, ये रहा हमारा बेलनाकार गाउसियन। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की हम लोग यहां पर कल्पना करेंगे। हम ऐसा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं कि हमारा जो तार है वही क्या बन जाए? इसका अक्ष बन जाए, वही क्या बन जाए? इसका अक्ष बन जाए। और साथ ही साथ में इस बिंदु की जो दूरी है आर, वही इसकी क्या बन जाए? त्रिज्या बन जाए। हमने अपनी तरफ से लिया है तो हम जानबूझ के दो काम करेंगे। हम एक तो इस बेलनाकार पृष्ठ का अक्ष किसको बनाएंगे? हमारे तार को बनाएंगे। और त्रिज्या किसको लेंगे? हमारी दूरी को ले लेंगे। ये दोनों चीजें हमारे काम आएगी। इस प्रकार का हम लोग एक बंद बेलनाकार पृष्ठ यहां पर कल्पना करते हैं, हमारा एक गाउसियन पृष्ठ हम लोग यहां पर लेते हैं। तो ये जो चीज है ये आपको बहुत अच्छे से लिख के आनी है ना? एक एक बात आपको अच्छे से लिख के आनी है। आपको लिख के आना है कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? एक सममित है ये, ठीक है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और उसके बारे में बता देना जिसकी अक्ष जो है वो दिया गया तार है, इसका जो अक्ष है वो दिया गया तार ही है, और त्रिज्या जो है वो तार से बिंदु की दूरी आर ही है। ये दो चीजें हमने हमारी दी गई परिस्थिति से ही उठा ली। इस प्रकार का हमारा गाउसियन पृष्ठ हमने यहां पर ले लिया। अब हम तैयार हैं गाउस का नियम लगाने के लिए। अब मुझे बताओ कि क्या गाउस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमें पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश की जरूरत पड़ती है? यस। क्या हमें जब भी गाउस का नियम उपयोग करना होता है तो सबसे पहले तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? बंद पृष्ठ की। वो काम हमने निपटा लिया। दूसरी हमें किसकी आवश्यकता होती है? बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल की, घेरे गए आवेश की। तो अब अपन यहां पर यही करते हैं, हम यहां पर बंद पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश। अच्छा एक और चीज हम बता देते हैं यहां पर, ये जो हमने बेलनाकार पृष्ठ लिया है ना, इसकी जो ऊंचाई है या लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, वो कितनी मान ली हमने? h मान ली। ये कब काम आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी चीज अपन लिख देते हैं यहां पर कि हमने जो ये गाउसियन पृष्ठ लिया है इसकी ऊंचाई जो है वो चित्रानुसार कितनी है? h। हर एक पॉइंट लिखो। आपको डेरिवेशन के अंदर अगर एक एक नंबर चाहिए ना तो आपको इसी तरीके से ये पॉइंट टू पॉइंट आपको आपकी थ्योरी लिखनी होती है, पॉइंट टू पॉइंट। इसी तरीके से मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूं, ठीक है। अब हम तैयार हैं हमारे गाउस का नियम लगाने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा?
ये जो हमने गाउसियन पृष्ठ ली है हमारे सीधे तार के लिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश निकालना होगा। निकालें। आ गया? सर बेलन कैसा होगा, सॉलिड होगा या खोखला होगा? बेटा खोखला होगा, होलो, मतलब हमें बंद पृष्ठ लेनी होती है, पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ का मतलब है जो अंदर से खोखली हो, है ना। अच्छा सवाल है, बट जिसने भी पूछा है, जिसने पूछा है विवेक कुमार ने पूछा है, वेरी गुड। हमेशा जब भी अपन गाउसियन पृष्ठ लेते हैं ना, तो वो खोखला गाउसियन पृष्ठ होता है, हमेशा ध्यान रखना, है ना। चलो, तो अब अपन इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि इस बेलन के अंदर कितनी लंबाई का तार समाया हुआ है, ठीक है। हम अगर ये पूछें आपसे कि बताओ बेलन के अंदर, बेलन के अंदर कितनी लंबाई का तार है, तार की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर जितनी ऊंचाई का बेलन है उतनी लंबाई का तार है अंदर। जितनी ऊंचाई का बेलन है उतनी ही लंबाई का तार जो है इसके अंदर है। ये वाला तार जो है ये इसके अंदर है। तो बेलन के अंदर तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, एज इट इज h हो जाएगी। एज इट इज कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। अच्छा, तार का जो रेखिक आवेश घनत्व है, तार का जो रेखिक आवेश घनत्व है, रेखिक आवेश घनत्व, ठीक है, यानी कि आवेश प्रति एकांक लंबाई, यानी कि आवेश प्रति एकांक लंबाई, ये हमने कितना माना था, शुरू में ही बता दिया था, इसको हमने माना था लैम्डा, इसको हमने माना था लैम्डा। तो अगर इस चित्र के हिसाब से देखा जाए तो ये जो आवेश की मात्रा है ये हम कितना मान लेते हैं, क्यू इन मान लेते हैं। कितनी आवेश की मात्रा मान लेते हैं, क्यू इन। तो रेखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, रेखिक आवेश घनत्व का मतलब होता है आवेश की मात्रा, तो कितना आवेश है, क्यू इन बटे लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है इस आवेश की, h के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू इन बटे h। तो यहां से हमारे पास में आएगा कि जो क्यू इन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एच। ये हमने सबसे पहले निकाल लिया। ये आया सबको समझ में, ये आया सबको समझ में। सबसे पहले गाउस का नियम लगाने के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ती है, वो भी हमने ले ली। फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश की। अब हमारे पास में वो भी आ गया, हमारे पास में आ गया कि ये जो हमने गाउसियन पृष्ठ ली है इसके द्वारा कितना आवेश घेरा गया है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम तैयार हैं हमारे गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करने के लिए, क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम यही तो कहता है ना कि जो कुल फ्लक्स होता है वो क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू इन हमारे पास में आ गया, बस एक बार कुल फ्लक्स निकाल लो। अब देखो कुल फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, कुल फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। यार एक बार है ना ये वॉइस वाली चीज मुझे बताओ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अधिकांश बच्चे तो यही बोल रहे हैं ना कि आवाज, एक बार मुझे बता दो आवाज परफेक्ट है ना। मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार, ये एक दो बच्चे जो बीच में लिख रहे हैं ना, क्योंकि मैंने यहां पर सब कुछ चेक कर रखा है, आवाज एकदम परफेक्ट है। तो एक बार आप सारे बच्चे बताओ, ठीक है ना। मैं अगर मैक्सिमम बच्चों की आवाज परफेक्ट है तो फिर जो बच्चा यहाँ पर कमेंट कर रहा है वो उसी की दिक्कत है, या कोई स्पैमर है वो जो कि हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसके कमेंट्स पर अपन ध्यान नहीं देंगे। आवाज परफेक्ट है ना, हाँ वो फिर कोई स्पैमर है, ठीक है ना। आजकल बहुत स्पैमर्स आने लग गए अपनी क्लासेस के अंदर, लोगों को बहुत डर लग रहा है यार, ये लोग तो बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखे हैं। हमने जिन हिंदी माध्यम के बच्चों को बिल्कुल नकार दिया था, ये तो उन हिंदी माध्यम के बच्चों को रेस के अंदर लेके आ रहे हैं। परफेक्ट है ना, तो अब अपन स्पैमर्स पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की हमें गणना करनी है। अच्छा फ्लक्स अपन कैसे निकालते हैं, फ्लक्स अपन कैसे निकालते हैं, हमारी जो पृष्ठ है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं। तो हम 3 हिस्सों में विभाजित कर लेंगे, हम 3 हिस्सों में विभाजित कर लेंगे। एक तो हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा,
ये जो ऊपर वाला ढक्कन नजर आ रहा है ना, एक तो हो जाएगा ये, इसका नाम हमने रख दिया S1। इसका नाम क्या रख दिया हमने? S1 रख दिया। ऐसे ही एक ये नीचे वाला ढक्कन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया हमने S2 रख दिया। और एक ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। हर बेलन का एक वक्र पृष्ठ होता है। हर बेलन का क्या होता है? एक वक्र पृष्ठ होता है। तो इसका नाम हमने रख दिया S3। क्या नाम रख दिया हमने? S3। तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ कुल फ्लक्स कितना होगा, पाई कितना होगा, तो हमें इस क्षेत्रफल को 3 हिस्सों में विभाजित करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम S1 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम S2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और फिर हम S3 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। और फ्लक्स निकालने के लिए अपन छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके समाकलन करते हैं। तो यहां पर भी हम E डॉट ds का समाकलन करेंगे, ठीक है। यहां पर भी अपन E डॉट ds का समाकलन करेंगे, और यहां पर भी अपन क्या करेंगे? E डॉट ds का समाकलन करेंगे। ऐसे 3 हिस्सों में विभाजित करके हमें क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा। करेक्ट? करेक्ट है। अब देखो S1 पर, देखो क्या हुआ। S1 पर आपने नोटिस किया कि विद्युत क्षेत्र तो किस दिशा में है? आपने नोटिस किया कि ये जो छोटा सा हिस्सा आपने उठाया S1 का, इसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो तो किस दिशा में होगा? वो तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। इस ढक्कन का क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में है? लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। और विद्युत क्षेत्र अभी अभी बताया था किसके लंबवत होता है? तार के लंबवत होता है, तार के लंबवत। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? लंबवत हो गए। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? लंबवत हो गए। इसी प्रकार से यहां पर देखो, यहां पर भी ये तुमने एक छोटा सा हिस्सा उठाया S2 का, तो इसका क्षेत्रफल सदिश तो हो जाएगा पृष्ठ के लंबवत, ये हो गया आपका ds। और खुद विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो तार के लंबवत, मतलब इस दिशा के अंदर हो जाएगा। तो यहां पर भी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? लंबवत हो जाएंगे। तो हमने देखा कि S1 की बात करो या फिर S2 की बात करो, इन दोनों के ही प्रत्येक बिंदु पर, S1 और S2 के प्रत्येक बिंदु पर, S2 के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है वो किसके लंबवत है? वो ds के लंबवत है। वो क्षेत्रफल सदिश की क्या है? लंबवत है। ये आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है बेटा सबको समझ में? S1 मतलब ऊपर वाला ढक्कन, S2 मतलब नीचे वाला ढक्कन। इसके भी प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र लंबवत है, और इसके भी प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र लंबवत है। सब बताया था मैंने आपको, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, सारी चीजें। अच्छा, जिन दो सदिशों का तुम अदिश गुणनफल करते हो, अगर वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अदिश गुणनफल कितना होता है? बताओ, सारे बच्चे बताओ। जिन दो सदिशों का तुम अदिश गुणनफल कर रहे हो, अगर वो दोनों आपस में लंबवत हो, तो अदिश गुणनफल कितना निकल के आता है? सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। सारे बच्चे, एक एक बच्चा रिप्लाई करेगा, क्योंकि ये चीजें हमने बहुत अच्छे से नोटिस करी है, ठीक है। तो इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप सारे के सारे बच्चों में से कुछ बच्चे रिप्लाई करने लगे, इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसका मान भी कितना हो जाएगा? इसका मान भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि S1 और S2 के प्रत्येक बिंदु पर ये दोनों आपस में लंबवत है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बचा ये, अब बचा ये। अब इसको पकड़ो, अब इसको पकड़ो, ठीक है। अब आते हैं अपन S3 पर। तो S3 का हमने ये छोटा सा हिस्सा उठाया है यहां पर, ये रहा S3 का। तो हमने देखा क्षेत्रफल सदिश जो है वो भी इसी दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र जो है वो भी इसी दिशा में है, वो भी इसी दिशा में। तो पहली चीज हमें नोटिस आई कि S3 के प्रत्येक बिंदु पर, हमें नोटिस किया कि S3 के प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, इसलिए 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 E डॉट ds का जो मान होगा वो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, वो E गुणा ds के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, E गुणा ds। कॉस थीटा कहां गया सर, वो जीरो, कॉस जीरो का मान कितना हो गया, 1 हो गया, थीटा जीरो हो गया ना, ठीक है ना, थीटा जीरो हो गया, मतलब E डॉट ds का मान सिर्फ E इंटू ds हो गया। अच्छा एक और चीज, S3 का प्रत्येक बिंदु जो है, S3 का प्रत्येक बिंदु जो है वो तार से R दूरी पर है, R दूरी पर है। इसका मतलब E का मान जो है वो क्या रहेगा, E का मान एक समान रहेगा, एक समान रहेगा, क्योंकि हर बिंदु की दूरी जो है वो तार से क्या है, सेम है। E का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। अब एक समान रहने से क्या फायदा हुआ कि आपका जो समाकलन है E डॉट ds, सबसे पहले तो डॉट हट गया, फिर E जो है वो एक समान है, मतलब नियत है, नियत होने की वजह से आपका E जो है वो क्या आ जाएगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। ये जो समाकलन ऑफ ds है इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, बताएगा कोई, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बचपन में आपने देखा होगा कि एक बेलन हमने लिया, उसको हमने काट दिया और काट के खोल लिया, तो एक आयत बन जाता है, एक आयत बन जाता है, और उस आयत का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो ऐसा आपका एक बेलन है इस तरीके का, ये आपका बेलन है एक, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इस बेलन का, ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप सबसे पहले इसको काट लोगे, आपने काट लिया, और फिर आप इसको क्या कर लोगे, ऐसे खोल लोगे, तो जैसे ही खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो जो परिधि थी वो तो क्या बन गई, इसकी लंबाई या चौड़ाई बन गई, और जो ऊंचाई थी वो एज इट इज यहां पर ऊंचाई बनी हुई है। तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, और मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट भी है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब परिधि गुणा ऊंचाई, ये हो जाता है। तो अब हमारे पास में इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुल फ्लक्स निकल के आया वो कितना निकल के आया, तो हमारा कुल फ्लक्स निकल के आया 0 प्लस 0 0, ये वाला मान कितना हो गया 0, ये वाला मान कितना हो गया 0, और इसका मान कितना हो गया आपका E गुणा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, यानी कि फ्लक्स का कुल मान कितना निकल के आ गया, E गुणा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ये हमारा गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमने निकाल लिया। आ रहा है बेटा सबको समझने में, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। सर आप क्यों इतना समय लगा रहे हो इन छोटी छोटी बातों पर, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शायद ये छोटी छोटी बातें ही क्लियर नहीं हो पाती, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इनको पूछ पाए। तो हम हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं। इसलिए अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि यार सर इतनी छोटी छोटी बातें जो कि 6ठी 7वीं क्लास में हम पढ़ते थे, उनको भी क्यों बता रहे हैं अभी 12th क्लास के अंदर, का कारण आपको मैंने समझा दिया। हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ, एक एक चीज अच्छे से समझ में आई, एक एक चीज अच्छे से समझ में आई, मजा आया। तो फाई का मान कितना हो गया, E गुणा 2 पाई आर एच, ये आपका गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो गया, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल पृष्ठ हो गया। एक बार ब्रीफ में बता देता हूं, जो ऊपर वाला ढक्कन था
क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत थे। जो नीचे वाला ढक्कन था उसमें भी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। और जो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ जो घूम रहा है, इसमें क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा के अंदर है। अगर तुम खुद से एक बेलन बना के ये इमेजिन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। खुद से एक बेलन बना के इमेजिन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं हमारे अगले पार्ट के ऊपर। अब हम गाउस का नियम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, क्या होता है गाउस का नियम? तो गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, कुल फ्लक्स जो होता है, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो किसके बराबर हो जाता है? वो Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। अब हमारे पास में दोनों का मान है, हमारे पास में फाई का मान भी है, तो फाई की जगह हमने रख दिया E गुणा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, और Q इन का मान भी है। Q इन का मान कितना था? लेमडा गुणा एच था। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, हमारे पास में फाई का मान भी था, E गुणा 2 पाई आर एच, और हमारे पास में Q इन का मान भी था लेमडा गुणा एच। ये हमारे पास में दोनों मान थे, तो हमने इनका उपयोग कर लिया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे H से H कट गया, तो यहां पर आप नोटिस करोगे E का मान कितना निकल के आएगा? E का मान निकल के आएगा कितना? लेमडा डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर गुणा एप्सिलॉन नॉट। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा लेमडा, तो 2 से आपने ऊपर गुणा कर दिया तो नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, इंटू आर हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खुद किसके बराबर होता है? के के बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ के गुणा लेमडा बटे आर। ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। तो अब हमें समझ में आ गया, और अब अपन इसको ध्यान भी रखेंगे कि ये जो सीधा तार है, इस सीधे तार का, ये जो सीधा तार हमने लिया है, इस सीधे तार का जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर। के किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ रहा है सबको अच्छे से समझ में? आ रहा है सबको अच्छे से समझ में? एक बच्चा बार बार लिख रहा है कि सर फिगर एक बार समझा दो। बेटा एक बार दोबारा समझाऊंगा, मैक्सिमम बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कंप्लीट फिगर, बहुत अच्छे से समझाया है। एक निवेदन है आपसे, आप दोबारा से देख लेना, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझाया मैंने, फिगर की एक एक चीज समझाई है मैंने, ये तक समझाया कि ये क्या है, ये दूरी क्या है, ये हमने जो बेलन बनाया है ये क्या है, ऊपर वाले ढक्कन पर क्षेत्रफल किधर जा रहा है, हर एक बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। इसलिए प्लीज आप स्पैम ना करें। आपको अगर दोबारा से समझना है तो ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा, प्लीज और बच्चों का टाइम वेस्ट ना करें। भाई मैक्सिमम बच्चों को आ रहा है ना समझ में? यस या नो एक बार बताओ। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखा जाता है इसका मतलब वो क्लासेस नहीं देख रहे यार, ऐसे बच्चों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1 ऊपर 1 ही है, ठीक है, नीचे 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखा जाता है, बहुत बार यूज किया हमने, ठीक है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज हमने यहां पर, तो मुख्य बातें क्या है हमारी? मुख्य बातें, कुछ मुख्य बात हमने यहां से नोटिस करी। हमने क्या नोटिस किया कि जो
रेखिक आवेश घनत्व होता है, जैसे हमने सीधा तार लिया, हमने नोटिस किया इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी की कितनी घात के व्युत्क्रमानुपाती है? 1। आ रहा है ना, यहां पे सिर्फ आर आ रहा है। जबकि हमने नोटिस किया था कि जो बिंदु आवेश होता है उसका विद्युत क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती होता था? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। अंतर नोटिस करो। और द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र होता था वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में ध्यान रखना है कि रेखिक आवेश घनत्व का या सीधे आवेशित तार का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर इसका फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि मान लो आप दूरी को डबल कर दोगे, मान लो आप दूरी को डबल कर दोगे, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो तो घट के आधा रह जाएगा। आर की जगह 2r लिखोगे, आधा रह गया। इसका जो विद्युत क्षेत्र है, जैसे आर की जगह 2r लिखोगे तो नीचे 4 आ जाएगा, 1/4 ही रह जाएगा विद्युत क्षेत्र। और यहां पर अगर आर की जगह 2r रखोगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, मतलब 1/8 रह जाएगा विद्युत क्षेत्र। तीनों का ही ग्राफ कैसा दिखेगा? तीनों का ही ग्राफ ऐसा दिखेगा। ग्राफ की नजरिए से देखोगे तीनों का ग्राफ जो है वो बिल्कुल समान नजर आएगा। यहां पर आप विद्युत क्षेत्र को ले लो, ठीक है, और यहां पर आप किसको ले लो? दूरी को ले लो, ठीक है। तीनों का ही विद्युत क्षेत्र आपको कैसे नजर आएगा? बिल्कुल एक जैसा। जैसे मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो दूरी है ये किसको प्रदर्शित कर रही है? ये दूरी प्रदर्शित कर रही है एक ऐसी बिंदु को जो कि आर दूरी पर है। अब हम क्या कर देते हैं, यहां पर आ जाते हैं, हम दूरी को बढ़ा के कितना कर देते हैं? डबल कर देते हैं, 2r कर देते हैं। यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना था? यहां पर विद्युत क्षेत्र था आपका E। सबकी शुरुआत अपन यहीं से करते हैं। तो अगर आप दूरी को डबल कर दोगे तो विद्युत क्षेत्र घटते 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 कितना रह जाएगा? विद्युत क्षेत्र घटते 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 कितना रह जाएगा? यहां पर E/2 रह जाएगा। किसके केस में? तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है आवेशित तार को। आवेशित तार के केस में घट रहा है विद्युत क्षेत्र, बट बहुत धीरे घट रहा है। जब आपने दूरी को डबल किया तो विद्युत क्षेत्र घट के कितना रह गया? आधा रह गया। वहीं पर अगर तुम बिंदु आवेश लेते तो बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो घटते घटते कितना हो जाता? बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र घटते 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 कितना रह जाता? E/4 रह जाता। प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र का कितना रह जाता? E/4 रह जाता। तो ये भी ग्राफ घट रहा है, बट ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये बिंदु आवेश को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? बिंदु आवेश को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर अपन द्विध्रुव की बात करें तो द्विध्रुव में तो क्या होगा? r³। जैसे r की जगह 2r रखोगे तो विद्युत क्षेत्र जो है वो घटते घटते और भी तेजी से घटते 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 कितना रह जाएगा? अंततः इतना रह जाएगा। कितना? यहां पर E/8 रह जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है जो सबसे तेजी से घट रहा है, ये ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है द्विध्रुव। तो ग्राफ तो तीनों का एक जैसा होगा, ग्राफ तीनों का एक जैसा होगा। इसमें भी विद्युत क्षेत्र घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, और इसमें भी घट रहा है। तो ग्राफ तो तीनों का एक जैसा है, बट तीनों को एक साथ देखोगे तो अंतर नजर आएगा। आवेशित तार का बहुत धीमे धीमे घट रहा है, बिंदु आवेश का थोड़ा तेजी से घट रहा है, आधा रह जाए, 1/4 रह जाए, और द्विध्रुव के केस में तो और तेजी से घट रहा है आपका विद्युत क्षेत्र। आ रहा है सबको समझ में? एक एक चीज अच्छे से समझ में आई? मैंने एक ही ग्राफ के अंदर तीनों क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहीं से असली प्रश्न बनता है। आप तुलनात्मक रूप से तभी देख पाओगे। हाँ, अकेले अकेले तीनों का ग्राफ बनाना हो तो एक जैसा ग्राफ है, घटता हुआ ग्राफ बनाना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को एक साथ देखोगे ना तो फिर कॉन्सेप्ट आपको नजर आएंगे। तो ये हो गई हमारी पहली डेरिवेशन। हमने सीधे आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र बड़ी आसानी से यहां पर निकाल लिया। ठीक है,
अच्छे से समझ में आया, एक एक बात अच्छे से समझ में आई, फॉर्मूला याद रख लोगे? फटाफट से मुझे कमेंट्स करके बता दो जल्दी से। और मजा आ गया। तो इतना आराम आराम से, इतना एक एक छोटी से छोटी चीज के ऊपर ध्यान देते हुए पहली बार डेरिवेशन करने का मौका मिला। और काश फिजिक्स की सारी डेरिवेशन आप ऐसे करवाओ तो मजा ही आ जाए। अगर ये भावना तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रही है तो एक बार फटाफट से कमेंट्स के अंदर बता दो मुझे। सारे बच्चे रिप्लाई करना यहाँ पर, क्योंकि मुझे आप लोगों की एनर्जी की जरूरत है। मेरी एनर्जी डाउन हो रही है तो मुझे आप लोगों की एनर्जी की जरूरत है। सब लोग टाइप करो। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सब जगह मक्खन ही मक्खन छाया हुआ है। यस सर, थम्स अप के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। क्या बात है, मजा आ गया। एवरीवन, मैं आप लोगों का नाम तो नहीं पढ़ पाता, बट यस, दिस इज द जोश विच आई वांट। अब देखो, अब अगर आपको इस डेरिवेशन को करने में मजा आया, अगली डेरिवेशन जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो हमने एक रेखिक आवेश वितरण लिया है। अब अगला देखो, अगला हम लेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। अब की बार हमारा जो आवेश है वो अनंत समतल चादर पर फैला हुआ है। अनंत समतल चादर, ऐसा कुछ होगा हमारा डायग्राम। अनंत समतल चादर। अब अनंत विस्तार वाली चादर तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बट उसका कुछ हिस्सा जो है वो मैं यहां पर बना सकता हूं। तो ये हमारा अनंत विस्तार का एक आवेशित चादर है, उसका कुछ हिस्सा मैंने यहां पर बनाया है। उसका कुछ हिस्सा मैंने यहां पर बनाया है। ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश मौजूद है। प्रत्येक बिंदु पर तो मैं डॉट 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 बना देता हूं ऐसे। प्रत्येक बिंदु पर आवेश मौजूद है। अभी के लिए धनात्मक आवेश ले लेते हैं। मैं ऐसे डॉट 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 बना देता हूं। डॉट डॉट का मतलब है कि हर बिंदु, जिस बिंदु को पकड़ोगे उस बिंदु पर ही क्या मौजूद है? आवेश मौजूद है। अब की बार आवेश जो है वो इस पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का एग्जाम्पल हो गया, पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये बेटा माइनस का चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना, ये डॉट 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 है। आप प्लस 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 भी बना सकते हो। डॉट 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 बनाने से क्या होता है? पूरा फैलाव आपको दिख जाता है कि हाँ यार, हर बिंदु के ऊपर आवेश मौजूद है। ठीक, ऐसा आपको एक समतल चादर दिया हुआ है, प्रत्येक बिंदु पर जिसके आवेश मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी को अपन यहां पर विस्तार से समझा देते हैं। सबसे पहली चीज कि हमें चित्रानुसार एक अनंत विस्तार की आवेशित चादर दी गई है, और इसकी भी मोटाई हमने क्या मानी है? नगण्य मानी है। इसकी कोई मोटाई नहीं है, इसकी मोटाई हमने क्या मान ली? नगण्य मान ली। पहली चीज तो हमने ये लिख दी, ठीक है ना। साथ ही साथ में इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसको हम सिग्मा लिखते हैं, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब dq बटे ds, ये हमने सिग्मा मान लिया। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। ठीक है, तो ये दो चीजें तो हमें इसके बारे में पता चल गई। अब सर, यहां पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत तो लगेगा नहीं, क्योंकि सतत आवेश वितरण है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर हमें गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। और गाउस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? गाउस का नियम लगाने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक बंद पृष्ठ की, गाउसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो यहां पर भी हमें गाउसियन पृष्ठ नहीं दिया हुआ, तो हम गाउसियन पृष्ठ की यहां पर क्या करेंगे? यहां पर गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे। तो इसका एक समीपवर्ती बिंदु है, इसका एक समीपवर्ती बिंदु है, ये रहा बिंदु हमारा। ठीक है, ये रहा बिंदु यहां पर। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका एक समीपवर्ती बिंदु, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसके आसपास का एक बिंदु है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी हम लिख देते हैं यहां पर कि इसके समीप स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है।
हर एक पॉइंट लिखते हुए चलो। और इस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें गाउसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी, एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो हम देखो कैसा गाउसियन पृष्ठ लेंगे, यहां पर देखना हम कैसा गाउसियन पृष्ठ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे, ऐसा हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे, ऐसा इस तरीके का गाउसियन पृष्ठ लेंगे, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैंने जो गाउसियन पृष्ठ लिया है, मैंने जो गाउस का पृष्ठ लिया है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? गाउसियन पृष्ठ बोलता हूं। ये कैसा है दिखने में? बेलनाकार है। और एक और विशेषता है इसकी कि इसको हमारी जो चादर है वो क्या कर रही है? लंबवत समद्विभाजित कर रही है। यहां पर भी जो गाउसियन पृष्ठ है वो बेलनाकार है, सबको दिख रहा है बेलनाकार है। और दूसरी बात कि इस पृष्ठ को जो हमारी चादर है वो क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है, लंबवत समद्विभाजित कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बेलन को इस चादर के द्वारा बीच में से आधा काट दिया गया है। आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? तो इसको हम इसी प्रकार से यहां पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर लिख देंगे कि सर्वप्रथम हम चित्रानुसार एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कर ली हमने कल्पना, जो कि कैसी है? बेलनाकार है। कैसी है हमारी गाउसियन पृष्ठ? बेलनाकार है। और दूसरी विशेषता इसकी कि दी गई चादर के द्वारा, जो चादर आपने ली है उसके द्वारा ये लंबवत समद्विभाजित हो रही है। इस प्रकार की हम लोग बेलनाकार पृष्ठ की यहां पर कल्पना करते हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर हर बार हम बेलनाकार पृष्ठ ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने गाउस के नियम के अंदर ये कहा था कि गाउस का नियम पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो हम किसी भी आकृति की पृष्ठ ले सकते हैं, हम घन आकार की भी ले सकते हैं, हम गोल आकार की भी ले सकते हैं। तो हम बेलनाकार ही क्यों ले रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। हम इसलिए ले रहे हैं बेलनाकार की ताकि इससे गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करना आसान हो जाए। आया समझ में? इससे गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करना आसान हो जाए, सिर्फ यही कारण है और कोई कारण नहीं है। हम बेलनाकार पृष्ठ ही क्यों लेते हैं? क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करना आसान होता है। देखा था ना अभी पिछले वाले केस में कि दो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स तो जीरो ही हो गया था और तीसरे से गुजरने के लिए भी हमें समाकलन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसलिए हम लोग यहां पर कैसा पृष्ठ लेते हैं? बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं। एकदम अच्छे से समझ में आ गया? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब अपन आगे चलते हैं, यहां से नेक्स्ट अपन चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक का जो भी मामला देखा वो यहां पर हमारे पास में। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमने गाउसियन पृष्ठ ले ली, हम सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश निकालते हैं। तो यहां पर ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कह लो, इसका क्षेत्रफल कह लो, इसका क्षेत्रफल कह लो। इस क्षेत्रफल का नाम मैंने रखा क्या? इसका नाम मैंने रखा S1 और इसका नाम मैंने क्या रखा? इसका नाम मैंने रखा S2 और इसका नाम मैंने क्या रखा? इसका नाम मैंने रखा Sin। ये तीनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर है। भले ही तुम S1 लिखो, भले ही तुम S2 लिखो या भले ही तुम Sin लिखो। Sin का मतलब है कि इसके अंदर कितना है, ये जो तुमने प्रश्न लिया है इसके अंदर कितना हिस्सा है हमारी चादर का। चादर का अधिकतम हिस्सा तो बाहर है, सिर्फ यही वाला हिस्सा जो है अंदर है। इन तीनों का ही क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तीनों के ही क्षेत्रफल को हम लोग क्या मान लेते हैं? S मान लेते हैं। तीनों के ही क्षेत्रफल को हम लोग क्या मान लेते हैं? यहाँ पर S मान लेते हैं।
इसी प्रकार से ये वाली जो पृष्ठ है, ये वाली जो वक्र पृष्ठ है, जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ है, ठीक है, जैसे ये बेलन है तो ये इसकी जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ को हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया S3। वक्र पृष्ठ को हमने क्या मान लिया, S3। मैं लिख देता हूं, जो वक्र पृष्ठ है इसको हमने क्या मान लिया, यहां पर S3 मान लिया। इसका क्षेत्रफल कितना होता है हमें पता है, बट अभी हमें उसकी चिंता नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया आवेश निकालना। तो सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ के द्वारा, गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है, ये तो हमने बता ही दिया। एस इन कितना है, एस के ही बराबर है, ये तो हमने बता ही दिया। अच्छा, हमें यह भी पता है कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी कि जो एकांक क्षेत्रफल का घनत्व है, वो कितना मान लिया है हमने, वो मान लिया हमने सिग्मा। अब सिग्मा हम लोग कैसे निकालते थे, हम आवेश की मात्रा को, अब ये जो आवेश है इसको हमने क्या माना है, क्यू इन माना है, तो हम आवेश की मात्रा को इससे विभाजित कर दिया करते थे, क्षेत्रफल से, एस से हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो यहां से हमारे पास में क्यू इन का मान आ गया, यहां से क्यू इन का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। यही हमें निकालना था। एक काम तो हमने कर लिया कि हमारा गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना हो गया, सिग्मा इंटू एस हो गया। बहुत आसान है, पैटर्न पकड़ो, पिछले वाले केस में भी ऐसा ही किया था, स्टेप्स जो है वो सेम है, पिछले वाले केस में भी ऐसा ही किया था, यहां पर भी अपन ऐसा ही कर रहे हैं। सबसे पहले अपन गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और फिर उसके बाद में गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश निकालते हैं, और आवेश निकालने का तरीका भी सेम है। आपको तो सीधा सीधा आवेश घनत्व को, वहां पर लंबाई थी तो लंबाई से गुणा कर दिया, यहां पर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से गुणा कर दिया। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना। तो यहां पर भी जब हम कुल फ्लक्स निकालेंगे तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला हिस्सा हो जाएगा ई डॉट डी एस, कहां पर, S1 के ऊपर। दूसरा हिस्सा हो जाएगा ई डॉट डी एस, अब ध्यान से समझना बेटा चित्र, वरना फिर बाद में बोलोगे सर चित्र दोबारा से समझा दो, एक ही बार में समझ लेना। और ऐसे तीसरा हिस्सा हो जाएगा हमारा ई डॉट डी एस, इसके ऊपर ये हो जाएगा हमारा S3 के ऊपर। ऐसे 3 हिस्सों में हम लोग हमारा कुल फ्लक्स यहां पर निकाल सकते हैं। नोटिस करो इन दोनों के लिए क्या हुआ, नोटिस करना अच्छे से, इन दोनों के लिए क्या हुआ। ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए और ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए सेम चीज हो रही है, सेम चीज हो रही है। क्या क्या हो रहा है इनके लिए, सबसे पहला काम तो क्या हो रहा है, सबसे पहला काम तो ये हो रहा है कि भले ही तुम यहां पर क्षेत्रफल उठा लो तो क्षेत्रफल सदिश ds जो होगा और विद्युत क्षेत्र E जो होगा, ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। या फिर तुम यहां पर कर लो कि आपका क्षेत्रफल सदिश जो है वो भी इस दिशा में हो गया, क्योंकि वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, और विद्युत क्षेत्र जो है वो भी पृष्ठ के लंबवत होगा, वो भी इस दिशा में हो गया। तो अगर S1 की बात करी जाए या फिर S2 की बात करी जाए, इन दोनों ही पृष्ठों पर, S1 पर एवं S2 पर, इन दोनों ही पृष्ठों पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है वो किसके समांतर है, वो ds के समांतर है। और क्योंकि ds के समांतर है और साथ ही साथ में E जो है वो एक समान है। क्यों एक समान है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर है, ठीक है। तो इसलिए जो E डॉट ds का मान है, जो E डॉट ds का मान है वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, E बाहर आ गया, डॉट प्रोडक्ट हट गया, सिर्फ रह गया ds। और ds का मतलब है इसका कुल क्षेत्रफल या इसका कुल क्षेत्रफल, जो कि हमने कितना माना है, S माना है। तो यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं E गुणा
एस लिख सकते। तो इसका मान भी ई गुणा एस आ जाएगा और इसका मान भी कितना आ जाएगा, ई गुणा एस आ जाएगा। अब पकड़ते हैं अपन इसको पकड़ते हैं S3 को, जो वक्र पृष्ठ है उसको पकड़ते हैं। वक्र पृष्ठ पे हमने देखा ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश तो पृष्ठ के लंबवत हुआ इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र चादर के लंबवत होगा तो इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। इसके प्रत्येक बिंदु पर S3 के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किसके लंबवत है, विद्युत क्षेत्र ds के लंबवत है। और अगर विद्युत क्षेत्र और ds आपस में लंबवत होते हैं तो E डॉट ds का मान क्या हो जाता है, E डॉट ds का मान हो जाता है 0। इसलिए आपके E डॉट ds का मान, E डॉट ds का मान S3 पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारा जो कुल फ्लक्स है वो कितना निकल के आ रहा है, तो कुल फ्लक्स निकल के आ रहा है, पहला आ गया E गुणा S, दूसरा आ गया E गुणा S और तीसरा आ गया 0। तो कुल मिला के हमारा फ्लक्स आ गया 2 इंटू ई गुणा S। इस प्रकार से हम लोग गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में सबको। एक बच्चा पूछा है सर एस इन कहां गया, बेटा एस इन जो है, ठीक है, उसका मान भी एस है और वो इस पृष्ठ का हिस्सा नहीं है, पृष्ठ का हिस्सा नहीं है बेटा, वो तो पृष्ठ के अंदर चादर का हिस्सा है, उसका तो पहले ही अपन यूज कर चुके हैं। सर बेलनाकार पृष्ठ को आपने 3 ही हिस्सों में क्यों विभाजित किया, अरे खुद देखो ना यार, सबने बेलनाकार पृष्ठ तो देखी हुई है, ये रही आपकी बेलनाकार पृष्ठ, ये रही आपकी बेलनाकार पृष्ठ। तो इसके 3 ही तो हिस्से होते हैं, एक इसका ये वाला हिस्सा होगा ऊपर वाला, ठीक है, एक इसका ये वाला हिस्सा होगा नीचे वाला, और एक इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ जो है। जब भी आप बेलनाकार पृष्ठ की बात करोगे हमेशा इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके फ्लक्स की गणना करोगे। आया सबको अब समझ में, ठीक है। तो हर एक बात को हमने ध्यान रखते हुए यहां पर कुल फ्लक्स निकाल लिया। अब हम तैयार हैं गाउस का नियम लगाने के लिए, और सबको पता है कि जो गाउस का नियम है वो क्या कहता है, तो यहीं पे लिख देता हूं इसी पेज के ऊपर, ठीक है। गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार क्या हुआ करता था, आपका कुल फ्लक्स जो होता था पाए, वो किसके बराबर हुआ करता था, घेरा गया आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर हुआ करता। तो यहां पर सबका मान है हमारे पास में, फाई का मान भी है, तो फाई का मान तो कितना है 2 गुणा ई गुणा एस, और हमारे पास में क्यू इन का मान भी है, कितना है, तो क्यू इन का मान है सिग्मा गुणा एस, और नीचे बेचारा एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है शांति से। तो आप नोटिस करोगे एस से एस कट जाएगा और विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। यही हमें यहां पर क्या करना था, प्रूव करना था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। एक चीज नोटिस करो बेटा, एक चीज नोटिस करो, हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। क्यू इन क्या है लिख देता हूं मैं यहां पर, क्यू इन क्या है वैसे लिख दिया मैंने यहां पर, गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश, ये है आपका क्यू इन, ये है आपका क्यू इन। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, बच्चे थोड़ी ना हो बिल्कुल। फिर आप बोलोगे सर टाइगर श्रॉफ का रिकॉर्ड, जो टाइगर श्रॉफ का जो डायलॉग है वो मार रहे हो, छोटी बच्ची है क्या, क्या छोटे छोटे सवाल पूछ, क्यू इन क्या हो सकता है, और बाहर का आवेश तो हो नहीं सकता, क्या होगा क्यू इन, अंदर का ही आवेश होगा ना। सर S1 और S2 समांतर ही क्यों हुए, देखो ना बेटा, S1 जो है तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है ना वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत, ds हो गया पृष्ठ के लंबवत, और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, तो दोनों एक ही दिशा में हो गए तो समांतर हो गए ना।
ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, E बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव कर सकते हैं। एक चीज नोटिस करो, ये जो विद्युत क्षेत्र निकल गया है ये दूरी पर निर्भर ही नहीं करता। आवेशित चादर का विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करता है, सिग्मा, आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। अगर मुख्य बात, वैसे तो फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बट फॉर्मूले के अलावा भी अगर कुछ ध्यान रखना चाहते हो तो ये ध्यान रखना कि आवेशित चादर का विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करता है, सिग्मा के ऊपर निर्भर, सिर्फ सिग्मा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे दूसरी डेरिवेशन। अब अगर अपन तीसरी डेरिवेशन की बात करें तो हम लोग आवेशित गोले का विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, आवेशित गोले का विद्युत क्षेत्र। और यहां पर जो गोला है वो कैसा है, वो चालक गोला है। कैसा गोला है, आवेशित चालक गोला है। ठीक है, अब चालक की क्या विशेषता होती है, चालक की ये विशेषता होती है कि जब भी तुम उसके ऊपर आवेश रखोगे, आवेश सदैव बाहरी पृष्ठ पर जाके वितरित होता है, सदैव बाहरी पृष्ठ पर जाके वितरित हो जाता है। तो ये आपका गोला आपने लिया इस तरीके का, ठीक है, ये आपने एक गोला लिया, ठीक है। तो इस गोले की विशेषता बता दो सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपने बता दिया कि गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या है यहां पर r, ठीक है। साथ ही साथ में तुमने इसको आवेशित किया है, और क्योंकि ये चालक गोला है तो प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश होगा, प्रत्येक बिंदु का मतलब है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आपका आवेश जो है इस प्रकार से पाया जाएगा। तो ये हो गया आपका आवेशित चालक गोला। चालक होने का मतलब क्या हुआ कि आवेश गोले के सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि हमें एक आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का आवेशित गोला दे रखा है, आवेशित गोला हमें दिया गया है। ठीक है, और इसके ऊपर जो कुल आवेश रखा गया है, ठीक है, इसका कुल आवेश जो है वो कितना है, इसका कुल आवेश जो है वो कितना है, कैपिटल क्यू है, जो कि चित्रानुसार इसकी पृष्ठ पर वितरित है। इसकी पृष्ठ पर वितरित है। तो अब मुझे बताओ कि ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आयतन आवेश घनत्व का एग्जाम्पल हुआ या फिर पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल हुआ। सारे बच्चे रिप्लाई करना। सोचो, मैंने हिंट दे दिया खुद ने, मैंने खुद ने बता दिया कि जो आवेश है ना सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर है, अंदर जाएगा ही नहीं आवेश। क्यों, क्योंकि चालक गोला है। ठीक है, तो आवेशित चालक गोला, यहां पर चालक भी लिख देना। तो चालक में क्या होता है, चालक में सदैव आवेश जो होता है वो बाहरी पृष्ठ पर रहता है, भले ही गोला खोखला हो या फिर सॉलिड हो। ये और लो, भले ही चालक गोला खोखला हो या सॉलिड हो, आवेश हमेशा बाहरी पृष्ठ पर रहेगा। लिख देता हूं मैं लिख देता हूं, चालक गोला खोखला हो या ठोस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश जो है सदैव बाहरी पृष्ठ पर वितरित रहता है।
ये चालक की बहुत बड़ी विशेषता होती है बेटा। तो मुझे ये बताओ कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल है या आयतन आवेश वितरण का एग्जाम्पल है? इज इट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? दिमाग लगा के आंसर करना। बच्चे सोचेंगे यार सर ने उस टाइम पे जब गोला बताया था एक अंतर था, पहले जो मैंने आयतन आवेश घनत्व बताया था उसमें गोले के अंदर आवेश भरा हुआ था पूरे आयतन में, यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आवेश किसके ऊपर वितरित है? पृष्ठ के ऊपर वितरित है। सिर्फ आवेश किसके ऊपर वितरित है? पृष्ठ के ऊपर वितरित है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का। किसका हो गया? पृष्ठीय आवेश। इसलिए यहां पर अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा? तो वैसे तो अपन उसको सिग्मा लिखते हैं, और वैसे अपन कैसे निकालते हैं? कुल आवेश। तो यहां पे कुल आवेश हो गया Q बटे कुल क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो सबको पता होगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्योंकि पृष्ठ पर वितरित है इसलिए ये पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल है, आयतनीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड वोर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व आपने ले लिया Q बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी अगर चाहो तो आप उपयोग में ला सकते हो। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बाहरी बिंदु पर, ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन इसके बाहरी बिंदु पर, ठीक है, तो सर्वप्रथम इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर, बाहर स्थित किसी बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है? जिसकी केंद्र से दूरी हमने मान ली स्मॉल r, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन r है। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है? इस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस पर हमें क्या निकालना है? पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वही वाली बात कि सबसे पहले हम एक गाउसियन सरफेस की, एक गाउसियन पृष्ठ की यहां पर क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। तो हमें इस बिंदु पर, यहां से कौन से वाले बिंदु पर चले गए अपन? हम इस बिंदु पर चले गए। ये दूरी कितनी है? यहां से लेके ये दूरी कितनी है? ये है स्मॉल r। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम सबसे पहला काम एक गाउसियन पृष्ठ की यहां पर क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। अब ये जो गाउसियन पृष्ठ है ये ऐसी ही होगी जैसा हमारा आवेश वितरण है, बिल्कुल वैसी की वैसी होगी। गोलाकार आवेश वितरण है तो हमारी गोलाकार ही हम क्या ले लेंगे? यहां पर गोलाकार ही हम यहां पर एक गाउसियन पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है, जैसा हमारा आवेश वितरण था बिल्कुल वैसा का वैसे हमने क्या ले लिया? गाउसियन पृष्ठ ले लिया। ये हो गई हमारी गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, कैसी है ये गाउसियन पृष्ठ? ये एक संकेंद्रीय गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? यहां पर एक संकेंद्रीय, सर्वप्रथम हम लोग यहां पर एक संकेंद्रीय गाउसियन पृष्ठ की, ठीक है, तो यहां पर हमने जो किया वही लिख देते हैं। सर्वप्रथम स्मॉल r त्रिज्या की संकेंद्रीय गोलाकार, केंद्र समान है, दोनों ही गोलाकार है,
संकेंद्रीय गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गाउसियन पृष्ठ की हम लोग यहाँ पर कल्पना करते हैं। ठीक है, और वही वाला काम, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश। गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश हमें निकालना होता है। आप नोटिस करोगे यार, यहां तो पूरा का पूरा गोला ही अंदर है, पूरा का पूरा आवेश जो है वो हमारी गाउसियन पृष्ठ के अंदर है। तो सीधा सीधा आंसर हमें मिल गया कितना, कैपिटल क्यू। पूरा का पूरा आवेश जो है वो ही हमारे गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित है, पूरा का पूरा आवेश, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या हुआ करता था, दूसरा स्टेप ये हुआ करता था, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, बहुत आसान है देखो ये तो, गुजरने वाला फ्लक्स, तो ये भी बहुत आसान है। मान लो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है। यहां पर देखोगे E है, यहां पर देखोगे यहां पर भी कितना मिलेगा, E मिलेगा। यहां पर देखोगे यहां पर भी कितना मिलेगा, यहां पर भी E मिलेगा। क्यों, क्योंकि सभी बिंदु जो है वो समान दूरी पर है। यहां पर भी दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे E और DS, यहां पर भी दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे E और DS, ठीक है, और यहां पर भी दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे E और DS। तो सीधा सीधा अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को इसके क्षेत्रफल से गुणा कर सकते हैं। तो कितना आएगा यहां पर, तो हमने सीधा सीधा क्या करा, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, बहुत अच्छी बात है, और गाउसियन पृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। भाई इन छोटे छोटे क्षेत्रफलों को ऐड करोगे तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो ये दो ही तो स्टेप हुआ करते थे। हम सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते थे, हर डेरिवेशन में ये किया है, फिर गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश निकालते थे, और फिर गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते थे। तो ये हमने निकाल लिया पाई। अब हम यहां पर गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा गाउस के नियम के अनुसार, ठीक है, जो फाई का मान हुआ करता था, जो फाई का मान हुआ करता था वो किसके बराबर हुआ करता था, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा। तो सबका मान रख देते हैं। तो फाई की जगह मैंने रख दिया E गुणा 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, क्यू इन की जगह रख दिया कैपिटल Q, और नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अपन लेके आते हैं इधर की तरफ, यहां से विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा K गुणा Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यही हमें यहां पर क्या करना था, प्रूव करना था। तो बाहर स्थित बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र वैसा का वैसा ही है जैसा किसी बिंदु आवेश की वजह से होता है। बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा किसी बिंदु आवेश की वजह से होता है। जैसे ये पूरा का पूरा आवेश जो है वो कहां पर समेटा हुआ हो, केंद्र पर। तो केंद्र पर रखे बिंदु आवेश की जैसा ही है बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, तो ये तो हो गया बाहर वाले बिंदु के लिए, ये तो हो गया बाहर वाले बिंदु के लिए। अब अगर अपन पृष्ठ की बात करें, ठीक है, ये तो बाहर स्थित बिंदु पर निकाला है, दिस इज और केस नंबर 1, बाहर स्थित बिंदु पर निकाला है। अब अपन चलते हैं हमारे अगले केस के ऊपर, केस नंबर 2, केस नंबर 2, गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सतह के लिए
जो स्मॉल आर का मान है वो घटते घटते कितना रह जाएगा? तो सतह के लिए स्मॉल आर की जगह क्या रखा जा सकता है भाई? अगर आपका बिंदु सतह पर हो तो केंद्र से उसकी दूरी किसके बराबर हो जाएगी? त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो सतह के लिए आर बराबर कैपिटल आर रखा जा सकता है, और जैसे अपन रखेंगे तो सतह का विद्युत क्षेत्र आ जाएगा हमारे पास में कितना? तो सतह का विद्युत क्षेत्र जो है वो हमारे पास में आ जाएगा कितना? के गुणा कैपिटल क्यू बटे स्मॉल आर की जगह मैंने कैपिटल आर रख दिया, तो इंटू आर स्क्वायर। अब इसको अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। के की जगह रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कैपिटल क्यू था, नीचे आर स्क्वायर था। इसको मैंने फिर से जमाया, इसको मैंने लिखा 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट, यहां पर रह गया क्यू और यहां पर आ गया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। और नोटिस करो ये किसके बराबर है? ये सिग्मा के बराबर है। तो सतह का जो विद्युत क्षेत्र है उसको आप लिख सकते हो चाहो तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये आवेश के रूप में है, और ये भी लिख सकते हो, ये आवेश घनत्व के रूप में। ये और काम आएगा आपके, बट फिलहाल के लिए हम लोग यहां तक लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो हमारा जो गोला था, ये रहा हमारा गोला, इस गोले की सतह पर, इस गोले की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर आवेश उपस्थित था, ये रहा प्रत्येक बिंदु पर आवेश। तो हमने दो जगह पर तो विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, हमने दो जगह पर तो विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। हमने बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, ई आउट का मान कितना निकल के आया? के गुणा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और हमने सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, ई सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आया? या तो के गुणा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर लिखो, या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो। दो केसेस तो हमने कर लिए यहां पर। आ रहा है बेटा सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? तो हमने आवेशित गोले के बाहर और आवेशित गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाला। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है आपका केस नंबर 3। ये वाला केस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेशित गोले के अंदर, ठीक है, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु, ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी स्मॉल आर लेस देन आर है, ठीक है, इस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट केस है और ये हमारे आगे तक काम आएगा। ध्यान से समझना इसको, ध्यान से समझना इसको। वापस से एक बार मैं गोला बना रहा हूं अपना, तो ये आवेशित गोला है, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश रखा हुआ है, प्रत्येक बिंदु पर आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर दे रखी है। और हमें किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है? हमें यहां से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, स्मॉल आर दूरी पर जो है। तो मेथड अभी भी हमारा वही रहेगा। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक गाउसियन पृष्ठ की यहां पर क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। तो हमने एक गाउसियन पृष्ठ की यहां पर क्या करी? कल्पना करी। ये रहा हमारा गाउसियन पृष्ठ, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अभी भी हमारा गाउसियन पृष्ठ कैसा है? गोलाकार है। अभी भी कैसा है? संकेंद्रीय है। तो जैसी हमने कल्पना पहले करी थी बिल्कुल वैसी की वैसी कल्पना यहां पर कर रहे हैं।
अब की बार भी हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है वो गोलाकार है एवं संकेंद्रीय है। और अब की बार भी इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, वो स्मॉल आर के बराबर ही। लेकिन एक अंतर आ गया यहां पर, जैसे आप इस स्टेप पर जाओगे, जैसे आप इस स्टेप पर जाओगे, कौन से वाले स्टेप पर, हम सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ के द्वारा, हम सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश निकालते थे। अब हम देखेंगे कि यार सारा का सारा आवेश तो बाहर रह गया, सारा का सारा आवेश तो क्या रह गया, बाहर रह गया। इसका मतलब Q इन का मान कितना हो गया, 0 हो गया, सारा का सारा आवेश बाहर है। तो अब की बार Q इन का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ये पहला स्टेप हमारा थोड़ा सा बदल गया। अच्छा, दूसरा स्टेप जो है वो अभी भी सेम है, क्या है, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा पहले केस में था। E गुणा गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, वैसा का वैसा ही। अब अगर अपन यहां पर गाउस का नियम लगाएं तो यहां पर गाउस का नियम लगाने पर हमें क्या नजर आएगा, गाउस के नियम से कुल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर आता है, Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो कुल फ्लक्स का मतलब हो गया E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। Q इन का मान कितना हो गया, 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब पक्का E भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक आवेशित चालक गोले के अंदर, एक आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो अब सारे केसेस को अगर अपन एक साथ लिखना चाहें, ग्राफ के अंदर दिखाना चाहें, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया और ये हो गया हमारी दूरी। तो हमने देखा सबसे पहले अंदर वाले जो बिंदु हैं, अंदर वाले बिंदु का मतलब है जब तक R का मान कैपिटल R के बराबर ना हो जाए तब तक विद्युत क्षेत्र कितना रहता है, तो अंदर वाले बिंदुओं पर तो विद्युत क्षेत्र रहता है 0। फिर सतह पर विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है सतह पर विद्युत क्षेत्र, तो ये आपका सतह का विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो या K गुणा Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर भी लिख सकते हो। सबसे ज्यादा आपको यहां पर मिलेगा। और फिर उसके बाद में आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो घटने लगता है, तो फिर आपका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, हो जाता है K गुणा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवेशित गोले का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो डेरिवेशंस हमने आज करी है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर बताओ एकदम मक्खन हुई या नहीं हुई। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे पीछे वो नहीं होता भगवान के पीछे चक्र बन जाता है, वैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा होगा, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। फटाफट से बताओ क्या सारी डेरिवेशन एक एक छोटे से छोटा पॉइंट आपका क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। सारे के सारे बच्चे बताना, मजा तभी आएगा। ठीक है, 3 चीजें हमने निकाली। हमने सतत आवेश वितरण, कौन कौन सा सतत आवेश वितरण, रेखिक और पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। तो हमने सीधा आवेशित तार ले लिया, उसका विद्युत क्षेत्र निकाला। हमने सीधी अनंत विस्तार वाली चादर ले ली और उसी चादर को गोलाकार गोलाकार पृष्ठीय आवेश घनत्व का भी हमने विद्युत क्षेत्र निकाला। आ गया अच्छे से समझ में। देखो थोड़ा सा आज मेरी वजह से आप लेट हो गए क्योंकि हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। और जब भी क्लास के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना तो मेरी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है।
आज आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक एक चीज को 3-3 बार बोल रहा था, 4-4 बार बोल रहा था, क्योंकि क्लास थोड़ी सी शुरू में बिगड़ी, उसकी वजह से मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि यार मैं पता नहीं बच्चों तक अच्छे से पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं पहुंचा पा रहा, मैं बार बार रिपीट कर रहा था, नोटिस करो। बट उसका आपको तो फायदा ही हुआ होगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी ऐप के ऊपर होगी, तो सारे के सारे बच्चे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्लास एक्सक्लूसिवली ऐप के ऊपर होगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण होगा, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मेरी मानो तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी लास्ट क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी। क्यों अवेलेबल होगी सर ऐप के ऊपर? क्योंकि हम चाहते हैं आपको साल भर ऐप के ऊपर पढ़ना है, तो शुरुआत तो करें, ऐप को एक बार जानो, एक बार समझो, ऐप के ऊपर पढ़ाई करो, आपको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन माहौल मिलेगा ऐप के ऊपर, राइट। बाकी हर बच्चा अभी ऐप को चलाना नहीं जानता, इसलिए हमारी क्लासेस यूट्यूब पर भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अंततः तो सारी क्लासेस ऐप पर होनी है, तो आपको ऐप के लिए तैयार किया जा रहा है अब धीरे धीरे इन ऐप एक्सक्लूसिव क्लासेस के द्वारा, ठीक है, ठीक है बेटा। और बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारी ऐप अपडेट हो रही है, ऐप डाउनलोड करनी है, बैच के अंदर एनरोल करना है, हर एक बच्चे को पीडीएफ मिलेगी, हर एक बच्चे को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। बट उन बच्चों को जो ऐप के ऊपर बैचेस के अंदर एनरोल है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।